नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। इसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। ये लेखिका है, तो उनका परिचय हम पहले देखेंगे। तेत्सुको कुरियानागी का जन्म जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। उनकी गणना जापान की ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय लेखिकाओं में होता है। उनकी गणना विश्व की सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय लेखिकाओं में होता है। इन्हें एक सुप्रसिद्ध संगीतकार की बेटी होने का गौरव प्राप्त है। वो एक सुप्रसिद्ध संगीतकार की बेटी भी है। इन्होंने टोक्यो से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। तोत्तो-चान इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है। तोत्तो-चान जो है, जो अभी पढ़ने वाले हम, वो उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है। अब तक दुनिया की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। देखो, ये जापानीज है कहानी, उसका अनुवाद हिंदी में हुआ है। वैसे ही बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है। इनकी एक यही कृति इन्हें महान साहित्यकारों की पंक्ति में लाकर खड़ा करती है। और एक ही उनकी ये कृति, कौन सी, तोत्तो-चान, तो ये उनको महान साहित्यकारों की पंक्ति में लाकर खड़ा करती है। तो ये जो ये पाठ है, एक छोटी लड़की है 7 साल की, उस पर है, जिसका नाम है तोत्तो-चान। तो उसको पहले वाले स्कूल से निकाल दिया। वो बहुत शरारती है, बहुत बड़बड़ करने वाली, बड़बड़ी ऐसी लड़की है। तो वो एक नया स्कूल देखने के लिए जाती है। तो वहाँ पे उसको कैसा अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस कैसा आता है, तो उसके बारे में ये कहानी है, ये पाठ है। तो अभी हम ये पाठ पढ़ेंगे। जब तोत्तो-चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। ठिठक जाना मतलब स्थिर हो जाना, चलते चलते अचानक रुक जाना। उसने नए स्कूल का, वो नया स्कूल देखने के लिए गई थी, तो उसने गेट देखा उसका, तो वो ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 खंभों का बना था। अभी तक जो स्कूल में वो जा रही थी, इसके पहले उसका गेट सीमेंट से बना हुआ था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा होता था। और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल के गेट पर नाम लिखा होता था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था और 2 पेड़ ऐसे वहाँ पे थे, उसके तनों का उसका गेट था। उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे, और वो पेड़ों पर टहनियाँ और पत्ते थे। मतलब वो जो स्कूल का गेट था वो पेड़ों से बना हुआ था। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, यह गेट तो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, मतलब पेड़ बढ़ते हैं ना, तो इसलिए वो बोल रही है कि अरे यह गेट तो बढ़ रहा है। तो चांद ने कहा, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंबे से भी ऊंचा हो जाएगा। हमारे पहले वाले स्कूल का गेट ऐसा नहीं था, वो सीमेंट से बना हुआ था, वो बढ़ता नहीं था। लेकिन ये पेड़ों से बना हुआ गेट है, तो ये बढ़ता जाएगा और फिर क्या होगा, बढ़ते बढ़ते ये शायद टेलीफोन के खंबे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 खंबे असल में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोत्तो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा, और वो थोड़ा सा वहाँ पे जो लिखा हुआ था स्कूल का नेम, वो थोड़ा टेढ़ा था। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी, और वो टहनी पर टंगी हुई थी वो स्कूल की नाम की तख्ती, तो वो हवा से टेढ़ी हो गई थी। तोमोए गाकुएन ऐसा नाम था उस पर लिखा हुआ। तो चान माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। वो क्या पूछना चाहती थी उसकी माँ को कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो, और वो ऐसा सोच ही रही थी कि इसका नाम का मतलब क्या है, पूछूं। तो तभी उसने अचानक एक चीज़ ऐसी देखी कि उसको लगा कि वो सपना है। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। वो वहाँ पे बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच में से वो अच्छी तरह से देख पाए। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और ऐसी चीज़ उसने देखी कि उसको आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ, क्या यह वह सचमुच की रेलगाड़ी है?
और अंदर वो गेट के अंदर उसको एक रेलगाड़ी दिखाई दी। इसलिए वो अपनी माँ को पूछ रही थी, माँ क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में वो रेलगाड़ी है। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। स्कूल के कमरों की जगह, वहाँ पे स्कूल के कमरे नहीं थे, उसकी जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। और वहाँ पे जो रेलगाड़ी के डिब्बे थे उसमें वो स्कूल होता था। तो चांद को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा रेलगाड़ी में स्कूल। और तो चांद ने तो पहले कभी नहीं सुना था कि रेलगाड़ी में स्कूल रहता है, तो इसलिए उसको वो सपने में ही लग रहा था। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। और प्रातःकालीन सुबह की धूप से डिब्बों की खिड़कियां चमक रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो छोटी बच्ची की तो चांद की आंखें चमक रही थी, क्योंकि उसको वो पूरा सब माहौल नया लग रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल कभी होता है क्या, तो उसने पहली बार देखा था। क्षण भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं और बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाएंगे, जल्दी चलो, ऐसा उसने माँ से कहा। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। और माँ ने क्या कहा, अभी यहाँ पे स्कूल चल रहा है, अभी तुम अंदर नहीं जा सकती, ये कक्षाएं है और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो, तुम्हारा एडमिशन भी अभी स्कूल में नहीं हुआ है और ये कक्षाएं यहाँ पे चल रही है। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। जो भी इस स्कूल के कायदे हैं, नियम हैं, उससे तुमको पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तो चांद को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। और उसे थोड़ा दुख हुआ, वो ट्रेन में नहीं चढ़ सकी रेलगाड़ी में, लेकिन उसे लगा कि माँ जैसे कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा है। ठीक है, उसने कहा। साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। और उसने साथ ही में जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इसकी कक्षाएं रेलगाड़ी के डिब्बों में भरती है। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ को ऐसा कहना था कि तुम्हें अच्छा लगने से अच्छा लगे या न लगे स्कूल, यह अलग बात है, लेकिन हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगनी चाहिए। हेडमास्टर जी को अगर तुम अच्छी लगी तो ही तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। और माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वो हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ के और एक मंजिले भवन में था। वहाँ पे एक भवन था, एक मंजिला, वहाँ पे हेडमास्टर जी का दफ्तर था। वहाँ पहुँचने के लिए 7 अर्ध गोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। वो एकदम से हाथ छोड़कर माँ का वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन अचानक रुकी और मुड़ी। इतनी अचानक कि माँ उससे टकराते टकराते बची। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। और माँ को क्या भय था कि उसने अपना विचार स्कूल के बारे में बदल नहीं लिया हो। वो सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे। और वो क्या बोली कि हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर है, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना।
मतलब उसने स्टेशन मास्टर क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे जो रेलगाड़ी थी उसके डिब्बे थे, उसके वो मालिक थे, इसलिए। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी। अनूठी मतलब अद्भुत, अलग। पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती, पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं, मतलब हमारे पास भी, तुम्हारे डैडी के पास भी बहुत सारे वायलिन है बजाने वाले, तो वो हमारे घर वायलिन का दुकान थोड़े ही बन जाता है। हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तो चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। हेडमास्टर जी, अभी जब माँ और तोतो चांद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। और वहाँ पे दफ्तर में वो जब गए तब वहाँ पे एक सज्जन कुर्सी पर बैठे हुए थे और खड़े हो गए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, मतलब थोड़े से एजेड थे वो, तो उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। मतलब उनका वर्णन क्या किया है हेडमास्टर जी का इसमें, कैसे थे वो, उनके सिर पर इतने ज़्यादा बाल नहीं थे, कुछ दांत भी गायब थे उनका, लेकिन उनका चेहरा स्वस्थ लग रहा था। उनका कद लंबा नहीं था, छोटा ही था, पर उनके कंधे और बाहें मजबूत लग रही थी। जल्दी से झुककर तोतो चांद ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर है या स्टेशन मास्टर? तो पहला प्रश्न तोतो चांद ने क्या किया उनसे कि आप स्कूल मास्टर है या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, मतलब आप थोड़ी घबराई। पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। और वो कुछ बोले उसकी माँ, उसके पहले ही हेडमास्टर जी ने कहा, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो चांद की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। और आते से ही उसने तोतो चांद ने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा, फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती है। मैं तोतो चांद से बात करना चाहता हूँ और मैं अकेले में उससे बात करना चाहता हूँ, आप अभी घर जा सकती है। तोतो चांद को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा, और वो एक सज्जन इंसान उसको लग रहे थे, तो उनसे बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा, ऐसा उसने सोचा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा, और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर लिया। देखो, माँ वहाँ से चली गई और उसने क्या कहा, आपके पास मैं इसे छोड़े जा रही हूँ। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चांद की कुर्सी के सामने रखी। अब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। अभी हेडमास्टर जी ने तोतो चांद को क्या कहा, अब तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ, जो तुम्हें जो भी बताना है वो कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, और तो जो तुम बताना चाहो, जो तुम्हारे मन में है वो तुम सब अभी मुझे बता सकती हो। जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊँ? तो चांद ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, और उसने पहले क्या सोचा था कि अभी ये हेडमास्टर है स्कूल के, तो अभी कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर मुझे देने पड़ेंगे। पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा, और उसे मतलब वो कोई भी विषय पर बोल सकती है, यह उसने जब सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी, वो तुरंत अभी बोलना उसने स्टार्ट कर दिया। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गडम वर्ड, मतलब कुछ भी वो उसके मन में जो आ रहा था वो बोल रही थी, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई, और उसकी पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से वो बोलती गई। उसने क्योंकि वो उसकी उम्र छोटी थी तो उसके जो भी मन में आता था वो बोल रही थी। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज़ी से चली थी,
और उसने हेडमास्टर जी को क्या बताया कि वो जिस ट्रेन पर चढ़कर आए थे वो कितनी तेज़ चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट न ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर थी। मतलब वो उसके मन में जो भी आ रहा था, वो उसका जो भी अनुभव था वो अभी बता रही थी। वो पहले के स्कूल की शिक्षिका बहुत सुंदर थी। अबाबिल का घोंसला कैसा था। अबाबिल मतलब एक छोटी चिड़िया होती है, उसको अबाबिल बोलते हैं। उसका घोंसला कैसा था। उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसके पास एक कुत्ता था, वो कैसे करिश्मे दिखाता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोतो चान की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती रही। देखो, और उसका क्या आदत थी, वो एक कैंची क्या कर मुंह में डालकर वो चलाती थी। तो उसकी शिक्षिका ने, उसके टीचर ने उसे वैसा करने के लिए नहीं कहा था क्योंकि उनको लग रहा था उसकी जीभ कट जाएगी, लेकिन उसने उनका सुना ही नहीं। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई, बहुत सारी बातें बताई अपने टीचर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, खुद के बारे में। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते अच्छा फिर। और हेडमास्टर जी सिर्फ कभी कभी हंसते थे उसकी बातों पर, कभी सिर हिलाते थे और कभी उसको बोलते थे फिर अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसा उसको पूछते थे। तो चान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती, बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। और अभी उसके पास कुछ भी नहीं बचा बोलने के लिए। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। अभी उसका शब्द ख़त्म हो गए थे, उसके जो भी बातें थी ख़त्म हो गई थी और वो सोच रही थी अभी आगे क्या बोलूँ। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है, हेडमास्टर जी ने पूछा। अभी तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है क्या। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है, तो चांद ने सोचा। और अभी हेडमास्टर जी खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि बोलो, लेकिन ऐसे में चुप रहना कितनी शर्म की बात है। कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती। उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। फिर अचानक उसको एक विषय सूझा बोलने के लिए। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी तो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सिलती थी, पर वह यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। जब भी वो घर से लौटती थी उसके कपड़े फटे हुए होते थे। माँ को समझ ही नहीं आता था कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था, मतलब उसके फ्रॉक कैसे फटते थे, वो हेडमास्टर जी को बताने लगी। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचे में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कंटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। माँ ने जो भी फ्रॉक सिलाई थी तो वो पूरी फट गई थी क्योंकि वो खेलने के लिए बगीचे में जाती थी दूसरों के, और वहाँ पे जो कटीले तार है उसके नीचे से घुसती थी, तो वो तार लगने से वो सब फ्रॉक फट गए थे। इसलिए उसने नई खरीदी हुई फ्रॉक अभी पहनी थी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कढ़े लाल फूल फुहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया। तो देखो, उसने क्या कहा कि मैंने अभी खरीदी हुई फ्रॉक क्यों पहनी है कि माँ ने जो फ्रॉक सिलाई थी वो सब फट गई मुझसे, और इसलिए मैंने वो यह फ्रॉक पहनी है। और इसका रंग कैसा है, माँ को इसकी कॉलर पसंद नहीं है। तो ऐसी बातें वो सब उसके मन में जो भी आ रहा था वो हेडमास्टर जी को बता रही थी। लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तो चांद को कुछ और न सूझा।
उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। और उन्होंने उनका हाथ उसके सिर पर रखा, और हाथ सिर पर रखा मतलब आशीर्वाद देना, और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, अब तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो गया, इस स्कूल की तुम छात्रा हो। ठीक ये ही शब्द थे उनके। और उस समय तोतो चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। और उसे पहली बार ऐसा लगा कि वो ऐसे व्यक्ति से मिली है जो सच में उसे अच्छा लगता, मतलब वो हेडमास्टर जी उसे बहुत अच्छे लगे। इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था। और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी, न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। मतलब वो अरुचि मतलब रुचि न होना किसी बात में, तो ऐसा भाव भी उनके चेहरे पर नहीं आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। मतलब उसको बोलना, तोतो चान को बोलना जितना अच्छा लग रहा था, उतना ही अच्छा हेडमास्टर जी को सुनना लग रहा था। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी थी। कोई वयस्क इंसान ने, मतलब बूढ़े इंसान ने अभी तक तोतो चान की बात इतने समय तक नहीं, इतने देर तक नहीं सुनी थी। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता था कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। और वो पहले वाली शिक्षिका जो थी, तो उसको यह जानकर आश्चर्य भी होता था, एक 7 साल की लड़की 4 घंटे तक बोल सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसको वहाँ पे अभी एडमिशन मिल गया था। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतो चान की उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में। उनका नाम क्या था हेडमास्टर जी का? सोसाकू कोयाबाशी। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी, और हेडमास्टर जी की भावनाएं भी ऐसी ही थी कि उनको उसके साथ में रहना अच्छा लग रहा था। अभी दोपहर का भोजन, स्कूल का दोपहर का भोजन बच्चे कैसा लेते थे और कैसे खाते थे वो आगे दिया है। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया। उन्होंने तोतो चान को क्या समझाया? दोपहर का जो खाना है हम ट्रेन में नहीं खाते, बल्कि सभागार में खाते हैं। वहाँ पे बड़ा सा सभागार एक बनाया हुआ है, वहाँ पे खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो बच्चे हल्ला करते हुए मेज़ पर कुर्सियाँ उठाकर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? और वहाँ पे कुछ बच्चे थे, वो कुर्सियाँ वहाँ पे लगा रहे थे। और फिर तोतो चान ने हेडमास्टर जी को पूछा कि बाकी के बच्चे कहाँ हैं? मतलब वहाँ पे थोड़े ही बच्चे थे, बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद है, उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया? यहाँ पे जितने मौजूद हैं उतने ही बच्चे हमारे स्कूल में हैं, बस इतने ही। तोतो चान को विश्वास नहीं हुआ, मतलब बहुत कम बच्चे थे वो, इसलिए उसको विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। मतलब वो पहले जो स्कूल में जाती थी, एक कक्षा में जितने बच्चे थे उतने वो पूरे स्कूल में बच्चे थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही हैं, इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। फिर उसने हेडमास्टर जी को पूछा कि आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में सिर्फ 50 बच्चे हैं? तो हेडमास्टर जी ने कहा, हाँ, बस इतने ही हैं। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है। तोतो चान सोचने लगी, यहाँ पे पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है। कैसे अलग है? पहले तो जो कक्षा है वो वहाँ पे होती है, वो किस में होती है? ट्रेन के डिब्बों में होती है। फिर बच्चे भी बहुत कम हैं, और वहाँ पे एडमिशन के लिए कुछ ऐसे प्रश्न वगैरह नहीं पूछते, अपने मन से बोलना होता है। तो ये सब बातें उसको अलग लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं।
जैसे कि हमारे यहाँ पे हरी सब्जी खाना, सब्जी रोटी खाना बच्चों के टिफ़िन में, मतलब वो हम देखते हैं। तो वैसे वहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ बच्चों ने कुछ समुद्र से या और कुछ पहाड़ से लाया है कि नहीं। मतलब समुद्र से मतलब सी फूड जिसको बोलते हैं, फ़िश वगैरह, और पहाड़ से मतलब सब्जियां होगी ऐसे। तो ये उसने टिफ़िन में लाया है कि नहीं, डिब्बे में लाया है कि नहीं, वहाँ पे देखते थे। मतलब समुद्र का खाना भी उस डिब्बे में चाहिए था और पहाड़ का खाना भी उसमें चाहिए था। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा, और सब ने कहा कि हाँ हमने लाया है डिब्बे में, और सब ने अपने अपने डिब्बे खोले। ज़रा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम। हेडमास्टर जी मेज़ों के घेरे में घूमते हुए वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे, और बच्चे खुशी से किलकारियाँ मार रहे थे। और वहाँ पे वो सबके टिफ़िन अभी चेक करने लगे हेडमास्टर जी। वाह क्या मज़ा है, तो चांद ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और पहाड़ से का क्या मतलब होगा। कितना अलग है यह स्कूल, पर है अच्छा। अलग है पर बहुत अच्छा स्कूल है, वो सोचने लगी तो चांद। उसे तो इससे पहले पता ही न था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। मतलब उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि किसी स्कूल में दोपहर का खाना भी इतनी आनंद की बात, बच्चे इतने खुशी से, इतने आनंद से खाते हैं। हेडमास्टर जी हर मेज़ पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे, और दोपहर की हल्की धूप उन्हें उनके कंधों को नहला रही थी। और हर एक बच्चे के डिब्बे में वो झांक रहे थे कि उसने कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं खाना। तो चांद का स्कूल जाना अभी आगे का है। तो चांद का स्कूल जाना। हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तो चांद बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। उसको वो बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। अभी उसे वो स्कूल में जाना है, क्योंकि वो स्कूल उसको बहुत अच्छा लगा था। इस उत्साह से उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था, और इतना उत्साह उसमें अभी था, इतना उत्साह उसने कभी किसी दिन के लिए नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी। मतलब पहले स्कूल में वो जाती थी तो उसे उठाना बहुत मुश्किल होता था सुबह, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई। लेकिन उस दिन वो स्कूल में जाना था, उसको वो स्कूल बहुत अच्छा लगा था, इसलिए सबसे पहले उठकर तैयार भी हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तो चांद को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई थी। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। मतलब कुछ समुद्र से कुछ खाना और कुछ पहाड़ से लाया हुआ जो भी हो गया सब्जियाँ वगैरह, वो उसमें डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तो चांद के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। अभी वो रेलगाड़ी से स्कूल जाती थी और उसका पास उसने निकाल रखा था, इसलिए उसकी माँ ने क्या किया, वो पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और उसके गले में डाल दिया ताकि वो खो न जाए। अच्छी लड़की बनना। फिर उसने माँ ने उससे क्या कहा, अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल। तो चांद ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खुला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा गुड बाय। और तब वह मुड़ी और शिष्टता से, मतलब सभ्यता से मुड़ी और उसने क्या कहा, अच्छा गुड बाय। तो चांद को यो निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आई। मतलब माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसको इतनी खुशी से स्कूल जाते देखकर। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली मतलब चंचल बिटिया, जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। और हाल ही में एक स्कूल से उसको निकाल दिया था और अभी दूसरे स्कूल में ये इतनी खुशी से जा रही थी। यह देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो, सब कुछ शुभ हो, सब कुछ अच्छा हो, ऐसा उसने प्रार्थना की। तो इस प्रकार ये पाठ था। एक छोटी बच्ची और स्कूल के लिए बच्चों के मन में बहुत डर होता है। देखो, तो वो डर वो स्कूल में वो तो चांद का पूरा निकल गया था, इसलिए वो बहुत ही खुशी वो स्कूल में जा रही थी। तो इस प्रकार ये पाठ है।
हमें अभी हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। इसमें भी एक गद्यांश दिया है पाठ का ही, उस पर प्रश्न है। वो गद्यांश में से आपको प्रश्न के उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तोतो चान माँ से क्या पूछना चाहती थी? तोतो चान माँ से क्या पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है, ये पूछना चाहती थी। जो वहाँ पे नाम की तख्ती थी, स्कूल के नाम की तख्ती, उस पर लिखा हुआ था तोमोए, तो उसका मतलब क्या है ये वो माँ से पूछना चाहती थी। कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या अभिप्राय है? कुछ समुद्र से मतलब वो टिफ़िन में, वो डिब्बे में बच्चों ने कुछ समुद्र से लाना चाहिए और कुछ पहाड़ से लाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ समुद्र का खाना, फूड, और कुछ पहाड़ों का ये वहाँ पे लाना उन्होंने अपेक्षित है वो डिब्बे में, टिफ़िन में। तो ये हम वहाँ पे लिख सकते हैं। माँ ने तोतो चान के लिए क्या प्रार्थना की? माँ ने तोतो चान के लिए क्या प्रार्थना की? वो स्कूल जा रही थी तब उसने क्या प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो, सब अच्छा हो। ये प्रार्थना उसकी माँ ने की। माँ ने तोतो चान के लिए क्या प्रार्थना की? आगे का प्रश्न है, तोतो चान ने हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? तोतो चान ने हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? क्योंकि रेलगाड़ी के डिब्बों के वो वहाँ पे जो कक्षाएं जिस रेलगाड़ी के डिब्बों में भर्ती थी, उस रेलगाड़ी के डिब्बे के वो मालिक थे, इसलिए उनको तोतो चान ने स्टेशन मास्टर कहा। तोतो चान को नया स्कूल क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा उसको नया स्कूल? क्योंकि वहाँ पे वो स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बों में था सबसे पहले तो, और क्या था कि वहाँ पे बच्चे बहुत ही आनंद से अपना दोपहर का टिफ़िन खा रहे थे। तो ये सारी बातों से उसको वो स्कूल बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे कुछ प्रश्न भी उसको नहीं पूछे गए, उसके मन से ही उसको बोलना था। तोतो चान ने अपने फ्रॉक के विषय में हेडमास्टर से क्या बताया? अपने फ्रॉक के बारे में उसने क्या बताया कि उसकी बहुत सारी फ्रॉक तो उसकी माँ ही सिलाती है, खुद ही सिलती है। उसकी माँ खुद ही उसकी सब फ्रॉक सिलती है, लेकिन अभी उसने जो फ्रॉक पहनी वो ख़रीदी हुई है। क्यों उसने वो फ्रॉक पहनी? क्योंकि वो सब फट गई थी दूसरी वाली फ्रॉक। और फ्रॉक का कलर कैसा था? फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने हुए थे, कपड़ा जर्सी था, फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं थी। और माँ को लगता था कि कॉलर पर कड़े लाल फूहड़ है, माँ को उसकी कॉलर पसंद नहीं थी। तो इतनी सारी बातें उसने फ्रॉक के बारे में बताई। तोतो चान को स्कूल जाते देख माँ की आँखें क्यों भर आई? तोतो चान को स्कूल जाते देख माँ की आँखें क्यों भर आई? क्योंकि कोई भी माँ को बहुत कठिन होता है कि उसकी चुलबुली बेटी, शरारती बेटी इतनी खुशी से स्कूल जा रही है, और उसको एक स्कूल से पहले निकाल भी दिया था। तो इसलिए बहुत खुशी से वो तोतो चान बहुत खुशी से स्कूल जा रही थी, इसलिए वो देखकर उसकी माँ की आंखें भर आई। तोतो चान को हेडमास्टर जी से बात करना क्यों अच्छा लगा? हेडमास्टर जी से बात करना उसको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इससे पहले किसी ने इतनी देर तक उसकी बातें नहीं सुनी थी, और इतनी सारी बातें सुनते समय एक भी बार हेडमास्टर जी ने जम्हाई नहीं ली थी, और उनके चेहरे पर अरुचि का भाव कभी नहीं आया था। और शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसको बोलना अच्छा लगा था। इसलिए और उसको बहुत सुरक्षित महसूस हुआ उनके साथ में, इसलिए तोतो चान को हेडमास्टर जी से बात करना अच्छा लगा। आगे का है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तोतो चान के पुराने स्कूल का गेट किस चीज़ का बना था? किस चीज़ का बना था? सीमेंट का। स्कूल के बच्चे दोपहर का खाना कहाँ खाते थे? सभागार में। अभी उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नए स्कूल के गेट के 2 खंभे असल में क्या थे? पेड़ ही थे। नए स्कूल
स्कूल के कमरों की जगह डैश के बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे, रेलगाड़ी के। तोतो चांद के डैडी के पास ढेरों डैश थे, वॉयलिन। तोतो चांद के कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचे में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। झाड़ियों, यहाँ पे उत्तर आएगा। आगे का है, नए स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर डैश थे। कौन थे? सोसाकू कोबायाशी, ये नाम है उनका। तो इस प्रकार इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको पाठ बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसमें इसकी लेखिका एक जापानीज़ है, तो इसलिए इसमें जो भी नाम आए हैं वो थोड़े से अलग है हमारे यहाँ से। तो इसलिए आप ये पाठ अच्छे से पढ़ना है आपको। धन्यवाद।